प्रिय शिक्षार्थियों, NIOS में आपका स्वागत है। आज हम उच्चतर माध्यमिक स्तर पर एक पाठ आखिरी चट्टान पर विस्तार से बातचीत करने जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने अध्ययन सामग्री में इस पाठ को पढ़ा होगा। यह पाठ एक यात्रा वृत्तांत है जिसे मोहन राकेश ने लिखा है। शिक्षार्थियों, आपके पाठ्यक्रम में विभिन्न गद्य विधाओं को लिया गया है और उनमें से यात्रा वृत्तांत एक अलग विधा है, एक विशिष्ट विधा है। मोहन राकेश के बारे में अगर बात करें तो उन्होंने एक नाटककार के रूप में विशेष उपलब्धि हासिल की। उनके प्रसिद्ध नाटक आधे अधूरे हैं। आप इस पाठ में यह देखेंगे कि मोहन राकेश ने किस तरह से कन्याकुमारी का भ्रमण किया है और वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है। तो इस पाठ को पढ़ने का मुख्य उद्देश्य है भारत के दक्षिणी भाग की भौगोलिक जानकारी प्राप्त करना, कन्याकुमारी और उसके आसपास के परिवेश का वर्णन करना, समुद्र के बीच में विवेकानंद चट्टान का वर्णन अपने शब्दों में करना, कन्याकुमारी का सूर्योदय और सूर्यास्त का जो दृश्य है उसका वर्णन कर पाना, यात्रा वृत्तांत के तत्वों के आधार पर इस पाठ का विश्लेषण करना और इस पाठ की भाषा और शिल्प का वर्णन कर सकना। तो शिक्षार्थियों, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि इस पाठ का जो कथानक है वह बहुत ही रोचक है, आनंददायक है। जब लेखक कन्याकुमारी पहुँचते हैं तो वहाँ के दृश्य को देखकर वे अभिभूत हो जाते हैं। वहाँ 3 महासमुद्र एक जगह मिलते हैं और विवेकानंद चट्टान जो है देश का आखिरी छोर पे स्थित है, उसके सौंदर्य का वर्णन करते हैं। आप जानते हैं कि कन्याकुमारी का जो सूर्योदय है और सूर्यास्त है वह और जगहों से अलग है, उसका भी विश्लेषण करते हैं रचनाकार। इसके अलावा रचनाकार के मन में यह स्पष्ट है कि विवेकानंद की जो महिमा रही है, उनका जो एक वैभव रहा है, उसे भी किसी न किसी रूप में प्रस्तुत किया जाए। तो उस रूप में भी यह पाठ महत्वपूर्ण है। इस पाठ को विस्तार से समझने के लिए आप इसके घटनाक्रम को पढ़ें और किस तरह से रचनाकार समुद्र में जाते हैं, वहाँ पे किस तरह का अनुभव होता है और दूसरे और लोगों के साथ उनका एक समन्वित अनुभव वहाँ प्रकट होता है। तो उस दृश्य को आप समझने की कोशिश करें। शिक्षार्थियों, यात्रा वृत्तांत के कुछ महत्वपूर्ण तत्व हैं, उनके आधार पर इस पाठ को आपको समझना चाहिए। इसका पहला तत्व है निजता। निजता का अर्थ है कि रचनाकार यात्रा वृत्तांत में अपने अनुभवों को व्यक्त करता है। उसने जो देखा समझा उसे शब्दों में प्रस्तुत करता है। इस निजता के लिए जरूरी है कि उसमें रचनाकार अपनी आत्मीयता प्रकट करे, अर्थात वह उस विशेष स्थान से अपना विशेष लगाव प्रस्तुत करे, वह उस स्थान की गरिमा, उसके सौंदर्य का वर्णन करे। और यहाँ पे हम देखते हैं कि कन्याकुमारी का किस तरह से विस्तृत वर्णन रचनाकार ने किया है। दूसरा महत्वपूर्ण तत्व स्थानीयता है, अर्थात जिस स्थान पर रचनाकार जाता है उस स्थान विशेष का क्या महत्व है, इसे उद्घाटित किया जाता है यात्रा वृत्तांत में। तीसरा महत्वपूर्ण तत्व तथ्यात्मकता है, अर्थात फैक्ट्स के बारे में,
वहाँ के छोटे छोटे घटनाक्रमों के बारे में, चित्रों के बारे में रचनाकार विस्तार से बताता है। अगला तत्व है चित्रात्मक सरल भाषा। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर यात्रा वृत्तांत को सरल शब्दों में न बताया जाए तो उसमें रुचि नहीं बनी रहेगी। इसलिए यहाँ पे रचनाकार ने बड़े सरल शब्दों में अपनी बात को कहा है और प्रभावित किया है अपने वर्णन से। इसके अलावा हम आगे बढ़ें तो इसकी भाषा शैली को देख सकते हैं। इसकी भाषा में सरलता भी है, देशज शब्द भी हैं, उसके अलावा परिस्थिति के अनुकूल विदेशी शब्दों का भी प्रयोग किया गया है, जैसे सैंड हिल आदि बहुत सारे शब्द इसमें आए हैं। इस पाठ को पढ़ने का एक और महत्व है कि इस पाठ में रचनाकार ने प्रकृति प्रेम को दिखाया है, जो कि एक प्रमुख विषय रहा है रचनाकारों का, और प्रकृति के विभिन्न उपादानों को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। आप इस पाठ को पढ़कर यात्रा वृत्तांत लिखने की शैली का भी विकास कर सकते हैं। दैनिक जीवन में आप यात्रा पर जाते होंगे, उन यात्रा का वर्णन करें और आप देखें कि किस तरह से अपनी भाव की प्रस्तुति कर पाते हैं। इसके अलावा इस पाठ को समझने के लिए ये ज़रूरी है कि इसमें व्याकरण के अंतर्गत विशेषण को समझाया गया है। संज्ञा और सर्वनाम के बाद विशेषण इसलिए दिया गया है ताकि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले विशेषण के बारे में आप विस्तार से समझ सकें। तो आप पाठ में व्याकरण के इस पक्ष को भी ज़रूर देखें। तो इस तरह से हम कुल मिलाकर देखें तो इस पाठ में कन्याकुमारी का एक विशाल चित्र प्रस्तुत किया गया है, उसकी स्थानीय विशेषताओं को प्रस्तुत किया गया है, परिवेश को प्रस्तुत किया गया है, और ख़ास तौर से रचनाकार ने उस विशिष्ट स्थान की गरिमा को प्रस्तुत किया है। विवेकानंद के अद्भुत ज्ञान परंपरा का जो एक सौंदर्य रहा है उसे भी किसी न किसी रूप में प्रस्तुत किया है। तो आप इस पाठ को पुनः पढ़ें और इसमें जो मुख्य बिंदु हैं उसको आप कंठस्थ करें। धन्यवाद।